हेलो एवरीबडी, वेलकम टू एक्सीलेंस स्टडीज़। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकॉनमी को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि हमारे इस चैनल पे जेकेएसएसबी के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन होती है। काफ़ी टाइम से ये चैनल थोड़ा बंद था, जिसकी वजह से हो सकता है डेड हो और काफ़ी ज़्यादा रीच ना हो। तो अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर जो है हेल्पफुल लगता है तो आपने क्या करना है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ रेकमेंड करना है। चैनल का नाम है एक्सीलेंस स्टडीज़। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर का पर्टिकुलर लेक्चर का मैं इंट्रोडक्शन दूं अगर, तो हम देखते हैं कि जेकेएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इंडियन इकॉनमी एक कंपोनेंट है। और इंडियन इकॉनमी में बहुत सारे बच्चों का अच्छा होल्ड नहीं होता है। ठीक है, बहुत अच्छा होल्ड नहीं होता है, इसलिए जब मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया पर्टिकुलरली फॉर जेकेएसएसबी तो इतना कुछ इकोनॉमिक्स का खास मिला नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो हम कुछ इसके वीडियो लेक्चर्स जो मैंने पर्सनल नोट्स बनाए हैं उनको कंपाइल करके एक वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार किया जाए। एंड ये लेक्चर मेरा उन्हीं चीज़ों का एफर्ट है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है आज का लेक्चर है वो पसंद आएगा। तो चलो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अमूमन क्या होता है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, सब चीज़ों को मैं इंटरलिंक करने की कोशिश करूँगा। अमूमन जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्या होता है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली एक डेट, ठीक है, या एक पीरियड या एक एरा जो है वो माइंड में आपके स्ट्राइक करता है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि मॉडर्न इंडिया, तो आपके दिमाग में 1600 से लेकर 1947 तक का इंडिया आपकी नज़रों के सामने आ जाता है। और इस दौरान 1600 से लेकर 1947 तक जो भी घटनाक्रम हुए, ठीक है, या जो भी इंसिडेंट्स हुए वो आपको बिट बाय बिट याद हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताएं 1757 में क्या हुआ था। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ 1757 में क्या हुआ था तो आप मुझे कहेंगे कि सर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। अगर मैं आपको कहूँ कि 1764 में क्या हुआ था तो आप कहेंगे जी बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि 1885 में क्या हुआ था तो आप कहेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी। और अगर मैं वैसे ही फर्दर कुछ भी आपको आपके सामने डेट पुट आउट कर दूं, ठीक है, 1905 में क्या हुआ था, 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है, देयर आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, आपको पूरा घटनाक्रम याद है। इसका रीज़न ये है कि आपने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, जब आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपने डायरेक्टली 1947 पे जंप नहीं किया था। ठीक है, आपने डायरेक्टली 1947 पे जंप नहीं किया था, आप एक क्रोनोलॉजी में उसको पढ़ा था। ठीक है, आपके माइंड में एक मैप सेट हो गया। ठीक है, तो आप इसको जब भी पढ़ेंगे तो आप रिवाइज करेंगे, थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के केस में क्या होता है, ठीक है, हमें इकोनॉमिक्स को ज़्यादा सीरियसली हम लेते नहीं। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो है, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। ठीक है जी, इसको हमने सीरियसली नहीं लिया। हमने देखा क्या पढ़ना थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ लेते हैं, नेशनल इनकम पढ़ लेते हैं, बैंकिंग पढ़ लेते हैं, टैक्सेशन पढ़ लेते हैं, पॉवर्टी पॉवर्टी पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो भी रैंडम रैंडम पढ़ते हैं। तो जिसकी वजह से हम उस चीज़ को ना लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाते अपने माइंड में, लंबे समय तक याद नहीं कर पाते हैं। तो आज का लेक्चर और कल का लेक्चर जो होगा, ये जो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट है। ठीक है, जो बेसिकली मैंने एन सी आर टी 11th क्लास और 12th क्लास, उसमें भी स्पेशली 11th क्लास की जो एन सी आर टी है उसको कंपाइल करके बनाया है, ताकि मैं आज आपको इसका बेसिक ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, तो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा, ठीक है, कि जैसे हमें आगे 5 ईयर प्लान्स पढ़ने हैं। ठीक है, कितने 5 ईयर प्लान्स है, 12 5 ईयर प्लान्स है। ठीक है, आपने 5 ईयर, हम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने 5 ईयर प्लान्स पढ़े होंगे। ठीक है, और उसमें आप लोग क्या करते हो कि 5 ईयर प्लान्स हमें रट्टा मारने की कोशिश करते हैं कि यार फर्स्ट में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड में क्या हुआ था, सेवन्थ में क्या हुआ था, एट्थ में क्या हुआ था। ठीक है, और आप उसको रट्टा मारते हो और 2 दिन के बाद भूल जाते हो। ठीक है, लेकिन आपका आज का जो ये वीडियो लेक्चर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इस आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था
ठीक है, उस दौरान क्या घटनाक्रम हो रहा था, हमारे देश की हालत क्या थी, या हमारा सिस्टम या हमारी सिचुएशन क्या थी। ठीक है, वैसे वैसे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को रिलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए चलो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, हम आज का वीडियो लेक्चर जो है उसको शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स एज ए होल, इकोनॉमिक्स एज ए होल हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है इंडियन इकॉनमी। ठीक है, इंडियन इकॉनमी। तो इंडियन इकॉनमी में अगर आपसे कोई पूछे इकॉनमी क्या होता है, ठीक है, हालांकि एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा कि इकॉनमी क्या होता है, लेकिन कोई भी चीज़ जिसमें, ठीक है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, पैसे का लेन देन हो, उसको हम इकॉनमी कहेंगे इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, इकॉनमी में हम क्या चीज़ें देखते हैं, इकॉनमी में बेसिक से अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं कहूँगा कि ये एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, ये एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, इन लोगों की कुछ नीड्स हैं, इन लोगों की कुछ डिमांड्स हैं। एक सेकेंड। ठीक है, इन लोगों की कुछ डिमांड्स हैं। ठीक है जी, अब इन डिमांड्स को पूरा करना है। ठीक है, कैसे पूरा किया जाएगा, क्या सिस्टम है, ये सब चीज़ें हम इकोनॉमी में देखते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली तीन कंपोनेंट्स जब इंटरलिंक करते हैं आपस में, ठीक है, आप देखिए जी, इकोनॉमिक्स क्या होता है या इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। इसके लिए आप बेसिकली सिर्फ तीन क्वेश्चन आप सेट करेंगे ना अपने माइंड में, सिर्फ अपने माइंड में तीन क्वेश्चन सेट करेंगे कि क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा और कैसे बनेगा। जब इन तीन चीज़ों का आपका तीन सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इकॉनमी क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा कि एक टेरिटरी है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, कंजप्शन। ठीक है, इकोनॉमिक का पहला कंपोनेंट मैं क्या लूंगा, कंजप्शन। ठीक है, कंजप्शन क्या होता है, नीड ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई वांट्स। ठीक है जी, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। ठीक है, सबसे मेरी बेसिक नीड ये है कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, ये मेरी नीड है, ये मेरी वांट है। ठीक है, भूख, मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना है। ठीक है, भूख क्या है मेरी, मतलब जो खाना क्या है वो वांट है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्शन। तो जो मुझे यहाँ पे भूख लगी थी, तो सपोज मुझे मेरी भूख किससे खत्म होगी, मेरी भूख खत्म होगी मैगी से। मैगी कौन से कंपोनेंट से आएगी, प्रोडक्शन से। ठीक है जी, फिर इसमें हम देखते हैं कि प्रोडक्शन भी फर्दर दो चीज़ों के लिए की जाती है। सपोज करो मैं कोई इंडस्ट्री लगाता हूँ या मैं कोई कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, तो उसके लिए दो चीज़ें होंगी, दो चीज़ें मेरे दिमाग में होंगी। ठीक है, पहली चीज़ तो होगी सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। ठीक है, जो यहाँ पे वांट्स बनी थी, ठीक है, यहाँ से वांट्स जो डिमांड हुई थी, ठीक है जी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन की जाती है। और दूसरा ये है कि प्रोडक्शन किस चीज़ के लिए की जाती है, फॉर जनरेशन ऑफ इनकम। ठीक है, कि चलो आपको आपको मैगी की ज़रूरत है और मैं मैगी बनाता हूँ। ठीक है, मैं आपको मैगी दूंगा, इसके बदले आप मुझे पैसा देंगे, तो यही तो इकॉनमी है, यही तो इकॉनमी है। समझ में आई बात। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि ये मुझे भूख भी लगी थी, जैसे मुझे भूख लगी वैसे आपको भी लगी है, और मेरी सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं या मेरी टेरिटरी में जितने भी लोग रहे हैं उनको भूख लग रही है। ठीक है, तो उसके बाद इन सभी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है जी, जब हम प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन भी हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन भी हो गया, तो फिर आगे मसला हमारे सामने आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हमने उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ठीक है, हमने उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, जैसे इसको हम इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, इक्विटी, या आप इस चीज़ को खाली डिस्ट्रीब्यूशन रखिए। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सिंपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड। ओके, तो सिंपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर टेरिटरी है जिसके ये सेक्टर्स हैं। ठीक है, जिसके ये सेक्टर्स हैं, कितने सेक्टर्स बने यहाँ पे, 9 सेक्टर्स बने। तो सपोज करो यहाँ पे सबकी नीड क्या है, एक एक मैगी, एक एक मैगी, सबकी नीड क्या है, एक एक मैगी। तो प्रोडक्शन में हम गए, हमने 9 मैगी बनाई। अब हमारे सामने ये चैलेंज है कि हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, सबसे पहली चीज़ तो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा है कि हमें एक मैगी इसको देनी, एक मैगी, और हैंसफोर्थ हमें सबको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसा नहीं कि किसी एक कंपोनेंट को हम 3 मैगी दे देंगे, किसी को एक एक, किसी को 2, और कुछ कंपोनेंट ऐसे ही बच जाएंगे जिनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इकॉनमी हम इसी चीज़ को कहते हैं, किसी चीज़ मतलब कि नीड्स
ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई वांट्स, ठीक है, उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं, और जब प्रोडक्शन हो जाती है तो उस जो हमारी हमारी प्रोड्यूस होती है उसको वापस यहाँ पे ले जाकर कंज्यूमर्स के बीच में उसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको हम इकॉनमी कहेंगे। ठीक है, ये बेसिक आप याद रखिए, ये इकोनॉमिक्स होता है। अब हमारा, मैंने जैसे आपको कहा हिस्ट्री, मैंने अब अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हमें हिस्ट्री क्यों याद रहती है और हमें इकोनॉमिक्स क्यों याद नहीं रहती। ठीक है, उसी चीज़ के लिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी इकॉनमी स्टार्टिंग से कैसी थी। ठीक है, हमारी इकॉनमी स्टार्टिंग से कैसे थी। ठीक है, आप लेके चलो मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इंडिया या आप नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री का जो हमारा हिस्ट्री है उस कंपोनेंट को लेके चलो, मॉडर्न हिस्ट्री को लेके चलो। मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं आपको कहूँगा तो आपने 1600 से ऑनवर्ड्स आप इसको पढ़ना स्टार्ट करते हो। 1600 से ऑनवर्ड्स हम इसको पढ़ना इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक एरा का एंड होता है। कौन सी? मेडिवल एरा, यानी मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो है एंड होता है, और ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ जाती है। ठीक है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्यों आती है? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्यों आई। बिकॉज अब देखिए, अगर मैं बात करूँ 1947 की, अगर मैं बात करूँ, अगर हम इंडियन इकोनॉमी को 1947 के आगे ही पढ़ना है हमें, ठीक है, 1947 के आगे ही हमने इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड जान लेना बहुत ज़रूरी है। हम 1947 में आज़ाद हुए। क्या हुआ? 1947 में हम आज़ाद हुए। ठीक है, अब हम एक ऐसा देश है जिसकी पूरी वेल्थ जो है वो ड्रेन हो चुकी है। ठीक है, ब्रिटिशर्स हमारी पूरी वेल्थ को ड्रेन कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे डिवेलप होना है। ठीक है, हम जैसे 1947 में थे और आज हम 2022 में अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली सिनेरियो अलग है। ऑब्वियसली सिनेरियो अलग है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमें एक ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया गया है कि हमारे पास कुछ खास रिसोर्सेस नहीं है, कुछ खास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो हमें उस चीज़ पे फोकस करना है जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज हमारे पास इजीली अवेलेबल हैं। उन रिसोर्सेज के ऊपर अगर हम फर्दर इन्वेस्ट करेंगे, उन रिसोर्सेज के ऊपर हम फर्दर काम करेंगे, तो उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ सकती है। ठीक है, यहाँ पे समझ आया। और यही हमारी जो चीज़ थी जो 1947 में थी, वो क्या था? इकोनॉमी को जो चीज़ बूस्ट कर सकती थी वो था एग्रीकल्चर। वो क्या चीज़ थी? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे अगर हम उस वक्त हमारे पास कोई खास इंडस्ट्री नहीं थी, है ना? हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल ज़ीरो था। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो वहाँ पे हम इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पूरी हमारी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज पे होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम 1947 में देखते हैं तो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ था। ठीक है, जब हमें आज़ादी के साथ साथ हमारा पार्टीशन भी हुआ था, तो पाकिस्तान से बहुत सारे रेफ्यूजीज इंडिया में आए थे। तो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज थी। ठीक है, तो हम इंडस्ट्री लगाने से पहले हमें ज़रूरत थी, हमारी उस टाइम पे ज़रूरत यही थी कि 2 वक्त का खाना मिल जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा मेन सोर्स क्या था इकोनॉमी का? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की स्थिति उस वक्त पर बहुत बुरी थी। स्थिति बुरी थी, क्यों थी? उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। उसको उसके डिफरेंट रीजंस हैं। पहला था सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। ठीक है, 1947 में ये लैंड सेटलमेंट का सिस्टम सिर्फ 1947 की बात नहीं है। ठीक है, इससे पहले जब हम 1773 में जाते हैं, ठीक है, तो हमारे इंडिया में यहाँ पे लॉर्ड कार्निवाल ने क्या किया था? जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। जमींदारी सिस्टम क्या होता था कि उसमें ये कोई पर्सन है जिसकी ये ज़मीन है। ठीक है, इस पे वो काम करेगा, इस पे वो एग्रीकल्चर करेगा, और इसमें से जो भी उसकी प्रोड्यूस होगी उसके ऊपर उसे टैक्स देना पड़ेगा। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब लॉर्ड कार्निवाल ने जमींदारी सिस्टम में क्या किया कि इसके और इसके बीच, इस कंपोनेंट के बीच में और इस कंपोनेंट के बीच में एक इंटरमीडिएटरी रख दिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? जमींदार। जमींदार का काम क्या था कि वो इनसे टैक्स कलेक्ट करेगा और इसको दे देगा। ठीक है, इसका जो मेन नुकसान क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक किसान था उसकी जो भी प्रॉफिट था वो कहाँ जा रहा था? ब्रिटिशर्स के पास जा रहा था, यहाँ से और यहाँ के लिए जा रहा था। तो इनके पास प्रॉफिट के नाम पर कुछ भी नहीं बचता था।
ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं कहता हूँ कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ कि मुझे अपना घर चलाने के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर करना है। ध्यान से समझेंगे इस बात को, कि मुझे अपना एग्रीकल्चर करने मतलब अपना घर चलाने के सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे हर साल, इस साल अगर मेरी प्रोड्यूस सपोज करो मैं मेरा प्रॉफिट 100 रुपीज़ हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर मेरा क्या टारगेट रहेगा कि कम से कम 150 हो जाए, उससे अगले साल 200 हो जाए, 250 हो जाए, एंड सो ऑन। ऐसा ही होगा ना। वैसा कैसे होगा? ऐसे ऑब्वियसली मेरे पास सीड्स वही हैं जो मैंने यहाँ यूज़ किए, वही यहाँ पे यूज़ करूँगा, वही यहाँ पे यूज़ करूँगा, वही यहाँ पे यूज़ करूँगा। मेरे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे हैं वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे हैं। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए अपने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब 100 रुपीज़ जो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, सपोज करो मैं अपना मार्जिन सेट करता हूँ कि 50 रुपीज़ से मैं अपना घर चलाऊंगा, और जो बचे 50 रुपये उसको फर्दर इसी में इन्वेस्ट करूंगा, अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बेटर करूंगा, अच्छे सीड्स लाऊंगा, एंड हैंसफोर्थ। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो, यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने आपको कहा कि इसका जो भी प्रॉफिट है उसको टैक्स के नाम पे किसको देना पड़ रहा है? ब्रिटिशर्स को, जमींदारी सिस्टम में। इस वजह से ये सिस्टम तभी था, उसके आगे आगे हम देखते हैं 1793 में रियायतवारी सिस्टम हुआ। ठीक है, रियायतवारी सिस्टम हुआ। उसके बाद हमने देखा रियायतवारी सिस्टम में क्या होता था कि ये जो बीच का ज़मींदार था उसको हटा दिया, अब डायरेक्ट ये जो टैक्स है इनको देगा, ये मोटा मोटा आप याद रखेंगे। उसके बाद एक और था महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में क्या था कि एक हेडमैन बना दिया बीच में, ठीक है, वो इनसे टैक्स लेगा और इनको देगा। ठीक है ना। तो ये एक हमारे एग्रीकल्चर की ये हालत थी कि हमारा जो किसान था, ठीक है, अब मुझे अपने देश की इकॉनमी बढ़ानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका उनकी मतलब पर्सनल जो इनकम है, अगर वो अच्छी होगी तो देश की इनकम अच्छी होगी ना। अगर मैं उनसे ही उनका प्रॉफिट या उनसे ही उनकी इनकम छीन लूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, अगर फिर एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपसे पैसा मैंने ले लिया, आपका जो भी प्रॉफिट था, एक तो ये चीज़ थी कि आपका प्रॉफिट है, आप इसको खुद पे इन्वेस्ट करो और खुद को बेटर करो। एक एक तरीका ये हो सकता है, या फिर ये है कि मैंने आपके सारे पैसे ले लिए और मैं आप पे इन्वेस्ट करूं। ऐसा तो था नहीं। ये क्या करते थे, इनसे पैसे ले लेते थे और जो अपना कंपनी के अफेयर्स थे सारे पैसे उसमें चले जाते थे। वर्ल्ड वार्स लड़ी हमने, दो दो वर्ल्ड वार्स लड़ी, ठीक है। उसमें सारा हमारा मतलब जो भी हम यहाँ से पैसा आता था वो अपने पर्सनल अफेयर्स में यूज़ करते थे, ना कि हमारे बेटरमेंट के लिए यूज़ करते थे। ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये लोग क्या कर रहे थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे। ठीक है। तो यही सेटलमेंट का सिस्टम आगे भी चलता है। जब हम 1947 में आते हैं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो लैंड सेटलमेंट का वही सिस्टम था कि कुछ लोगों के पास बहुत कम ज़मीन थी और कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। ठीक है। तो अगर हमें एग्रीकल्चर मीन्स कि अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो हमें बेसिकली अपने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है। ठीक है। हमें अपने एग्रीकल्चर को आगे हम तभी बढ़ा सकते हैं कि अगर हमारी लैंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो एक हर बंदा इंडिविजुअली ग्रो करेगा, तभी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है जी। दूसरा था जमींदारी सिस्टम, मैंने आपको पहले समझा दिया। जमींदारी सिस्टम में क्या था कि अननेसेसरी टैक्सेस थे। ठीक है। अननेसेसरी टैक्सेस किसानों के ऊपर इतने थे कि फर्दर वो उनकी डेवलपमेंट के लिए अ, वो अपने एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं कर सकता था। कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, पूरा मानसून के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। प्रॉफिट ऑफ ज़मींदारी वेंट टू ज़मींदार इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर। ठीक है। वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये चीज़ जो प्रॉफिट है ये कल्टीवेटर के पास रहता, ना कि ज़मींदार के पास। अगर कल्टीवेटर के पास रहता तो ऑब्वियसली हमारा एग्रीकल्चर का सिनेरियो कुछ और होता, और हाईली डिपेंडेंस ऑन मानसून। इस चीज़ को थोड़ा सा मैं एक क्रिटिसाइज करना चाहूँगा कुछ लोगों को। मैं अक्सर देखता हूँ कि कुछ लोग जो पता नहीं किस आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो हमें ये कहते हैं कि ब्रिटिशर्स 1947 में चले गए, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंडिया को दे के चले गए। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इंडिया को दे के चले गए, उन्होंने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ा बल्कि हमें कुछ ना कुछ दे के चले गए। वो कुछ ना कुछ क्या था? रेलवे था, टेलीग्राफ लाइन्स थी, यही चीज़ें थी ना। लेकिन आप ध्यान से ये चीज़ें देखिए, ये रेलवे उन्होंने हमारे लिए नहीं बनाई थी। उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट अपने लिए किया था, अपने प्रॉफिट के लिए किया था, ताकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल को लेकर मतलब थ्रू रेलवे से पोर्ट्स तक ले जाएं। टेलीग्राफ उन्होंने क्यों बनाया? बिकॉज आप देखते हैं कि 1857 के बाद जगह जगह पे म्यूटनीज हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है। ठीक है। तो सपोज करो कोलकाता में कुछ म्यूटनी होती है तो दिल्ली को पता चलते चलते तो महीने लग जाएंगे।
ठीक है। तो इस इनकन्वीनियंस को दूर करने के लिए इन्होंने अपने लिए टेलीग्राफ की लाइंस वगैरह जो भी उसको इंस्टॉल करा था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने अपने फायदे के लिए सब कुछ किया था, ठीक है, अपने बेटरमेंट के लिए सब कुछ किया था। अगर उनको हमारी या हमारे किसानों की या हमारे हमारे लोगों की फिक्र होती तो वो स्पेशली ये जो हमारे लोगों को हाईली डिपेंडेंस ऑन मानसून मानसून पे रहना पड़ता, ठीक है, अगर हमें मानसून पे रहना पड़ता है, अगर वो उस टाइम पे वही पैसा इन्वेस्ट करते एग्रीकल्चर में, उसकी इरिगेशन फैसिलिटीज पे इन्वेस्ट करते, तो हमारा एग्रीकल्चर बूस्ट होता। इसलिए कि हमारे यहाँ पे हाईली डिपेंड मानसून मानसून का मूड है, कभी आया टाइम का, कभी नहीं आया, ठीक है, नहीं आएगा तो फसल ग्रो नहीं होगी, तो इसलिए हमारा एग्रीकल्चर पोर रह गया, ठीक है। दूसरी चीज आप देखेंगे यहाँ पे बैड कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री। 1947 में इंडस्ट्रीज की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। इंडस्ट्रीज की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्यों? इंडस्ट्रीज की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब क्यों थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज को ग्रो ही नहीं करने दिया। ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाई ही नहीं थी। आप समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं? ठीक है। यहीं से आप लिंक करने की कोशिश करना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या होना चाहिए, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या होना चाहिए, थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या होना चाहिए, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में क्या होना चाहिए, यहीं से आप लिंक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बैड कंडीशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। आपको 1917 का एक इंसिडेंट याद होगा, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको रिकॉल करने के लिए दे रहा हूँ। 1917 में एक चंपारण सत्याग्रह होता है, जिसमें गांधी जी गए थे, ठीक है। चंपारण में क्या सिस्टम हुआ था कि वहाँ के किसानों पे सरकार ने एक क्या बोलते हैं कि रूल सेट कर दिया था कि आप अपनी ज़मीन के 2/3 पे इंडिगो प्लांटेशन करेंगे। इंडिगो प्लांटेशन करेंगे। इंडिगो बेसिकली एक डाई होती है ब्लू कलर की, जैसे हम जब छोटे छोटे होते थे, हम स्कूल में जाते थे, तो हमारी वाइट यूनिफॉर्म पे मम्मी वो एक ब्लू, क्या कह सकते हैं, ब्लू कलर के पानी में डुबोती थी, ठीक है। तो काइंड ऑफ वैसी इंडिगो डाई होती है, ठीक है। अब ये एक किसान है, उसके पास इतनी ही ज़मीन है। इस ज़मीन से वो सिर्फ अपना पेट पाल सकता है। उस ज़मीन से वो सिर्फ अपना पेट पाल सकता है। लेकिन ये ब्रिटिशर्स हैं, वो इसको बोल रहे हैं कि नहीं जी, तू इतने हिस्से पे तू इंडिगो ग्रो करेगा। इंडिगो भी क्यों ग्रो करेगा? बिकॉज़ ये इंडिगो इनकी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। इनकी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। समझ में आई बात? तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने हमें क्या बनाया था? ब्रिटिशर ने हमें एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाया था, ठीक है। दे यूज्ड अस एज ए रॉ मटेरियल का सप्लायर, ठीक है। हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल वो ले जाते थे, कहाँ पे लेके जाते थे? दो चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। एक तो रॉ मटेरियल का सप्लायर, ठीक है, और दूसरा हमारी क्या थी? फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी, ठीक है। इन चीज़ों को मैं एलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। इंडिगो की मैंने आपको एग्जांपल दी, ठीक है। या बहुत सारी एग्जांपल्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, अगर वो लेके जा रहे हैं कहाँ पे? अपने देश में। वहाँ से हमारे रॉ मटेरियल से क्या कर रहे हैं? फाइनल गुड बना के वापस हमें दे रहे हैं। समझ में आई बात? अगर वो ये चीज़, ये जो प्रोडक्शन थी, वो हमारे इंडिया में ही करते, अगर यहाँ पे अच्छी इंडस्ट्रीज डेवलप करते, ठीक है, यहाँ की इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करते, तो ऑब्वियस सी बात थी कि हमारी इकोनॉमी तब भी चल निकलती, ठीक है, तब भी हमारी इकोनॉमी जो है चल पड़ती। लेकिन 1947 में ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज उससे पहले ब्रिटिशर्स ने हमें क्या किया था? हमें हमारे रॉ मटेरियल, हमें एज ए रॉ मटेरियल का सप्लायर बना के रखा था, और अपने फाइनल गुड की मार्केट थी इंडिया उनके लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है, नितिन गडकरी जी, उनका एक कोई शायद भाषण टाइप था, कुछ इंटरव्यू टाइप था, वो मैं सुन रहा था। उसमें उन्होंने कहा था, एक कोई ब्रांड है, ठीक है, लेविस करके ब्रांड है, उसकी उन्होंने एग्जांपल दी कि ये जो कंपनी है वो क्या करती है? इंडिया से खादी, इंडिया से मतलब रॉ मटेरियल इंडिया से कहाँ लेके जाती है? अपनी कंट्री में लेके जाती है। वहाँ से वो शर्ट बना के भेजेंगे, ठीक है, वहाँ से वो शर्ट बना के भेजेंगे, और आपको पता है ब्रांडेड टी शर्ट ना ना करते भी 2000 तक की आपकी आ जाएगी। और वही शर्ट अगर हमारे यहाँ पे बनेगी, तो पहली चीज़ तो ये है कि इसकी कॉस्ट कम होगी, ठीक है, और दूसरी बात है कि ये पैसा, जो कंट्री का पैसा, कंट्री में ही रहेगा,
ठीक है ना? तो ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने हमें क्या बनाया, रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाया, प्लस अपने फाइनल प्रोडक्ट की जो मार्केट थी, मतलब हमें अपने फाइनल प्रोडक्ट के लिए उनके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था। तो इन्होंने हम हमें सिर्फ ऑब्वियस सी बात है, इन्हें हमसे रॉ मटेरियल चाहिए तो इंडस्ट्री तो ये लगाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री जो है ग्रो नहीं कर पाई। दूसरी चीज है कंपटीशन फ्रॉम मशीन्स। कंपटीशन फ्रॉम मशीन्स 1947, ठीक है, इसके पोस्ट देख लो या प्री टाइम पे देख लो, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, वो है हमारी हैंडीक्राफ्ट। वो क्या है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। कोई भी चीज़ थी हम हाथ से बनाते थे, हमारे पास कारीगर होते थे और हम हाथ से वो चीज़ें बनाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि इसी दौरान पे ब्रिटेन में क्या होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे होती है जब, तो वहाँ पे मशीन्स, नई न्यू मशीन्स, मतलब फैक्ट्रीज में न्यू मशीन्स आ जाती हैं। और हमारी जो यहाँ की लोकल मार्केट जो कि ना के ऑलरेडी ना के बराबर थी, वो इन मशीन्स का कंपटीशन नहीं कर पाई। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री फिर डेवलप नहीं कर पाई। अब एक चीज़ है, ठीक है, ऑब्वियस सी चीज़ है कि कोई चीज़ हाथ से बनानी होगी, कारीगर हाथ से बनाएगा, और वही चीज़ अगर मशीन में बनानी होगी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कम टाइम लगेगा, कम इन्वेस्टमेंट लगेगा और इसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर मुझे सेम ये सपोज करो, ये टी शर्ट है, ठीक है, ये मुझे सेम मिल रही है 2000 की, और सेम मुझे मिल रही है 500 की, तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको प्रेफर करूंगा। ठीक है, ये क्यों हुआ, बिकॉज जब यहाँ पे मशीन्स आ गई, तो हमारी जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री थी, वो उन मशीन्स का कंपटीशन नहीं कर पाई, इसलिए हमारी इंडस्ट्री की कंडीशन और भी खराब हो गई। न्यू ट्रेंड ऑफ डिमांड, न्यू ट्रेंड ऑफ डिमांड क्या हुआ 1947। अब हम, ऑब्वियस सी बात है, आप देखें, अब 2022 में आपकी डिमांड्स कुछ और हैं, ठीक है, और 2030 में आपकी डिमांड कुछ और होगी, है ना? 2022 में आपकी डिमांड कुछ और है, 2030 में आपकी डिमांड कुछ और होगी। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जब हम आज़ाद होते हैं, तो हम एक, हमारे मतलब एक ट्रांजिशन होता है। ठीक है, हम एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हैं। ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होगा। ठीक है, अब हम पहले गुलाम थे, अब आज़ाद हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, लाइफ स्टाइल चेंज होगा, और हमारी जो डिमांड है, हमारी जो डिमांड का ट्रेंड है, वो भी बदलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको आज के टाइम पे, मैं आपको एक आपको जीन्स मिलती है और एक आपको धोती मिलती है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? आप क्या प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली आप धोती तो नहीं पहनोगे ना। ठीक है, तो ये जो न्यू ट्रेंड था, जो डिमांड का न्यू ट्रेंड था, उसको हमारी इंडस्ट्री फुलफिल नहीं कर पाई। ठीक है, हमारे यहाँ का क्राफ्ट उसको फुलफिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई। और मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ब्रिटिश गुड, हमारे इंडिया एज ब्रिटिश गुड की मार्केट थी। ठीक है, रॉ मटेरियल ले गए, ठीक है, प्रोसेस किया, वापस यहाँ पे बना दिया। ठीक है, आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कि हमारी जो हमारी हम किस पे मोस्टली डिपेंड कर रहे हैं, चाइना के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, आपके पास फ़ोन भी चाइनीज़ होगा, आपके पास लैपटॉप भी चाइनीज़ होगा। ठीक है, बेसिक जो छोटी मोटी चीज़ें, हर कोई चाइनीज़ है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि हमारी कंडीशन, हमारी इंडस्ट्री कभी ग्रो नहीं कर पाई, बिकॉज अंग्रेज़ों ने इसको कभी ग्रो करने ही नहीं दिया। ठीक है, तो हमारी इकॉनमी लो क्यों थी? पहली चीज़ तो ये कि हमारा एग्रीकल्चर लो था। क्यों था? रीज़न बता दिया। दूसरा ये कि हमारी जो इंडस्ट्री थी, वो विकसित नहीं थी। विकसित नहीं थी क्या, थी ही नहीं। ठीक है, बहुत कम, जैसे टिस्को प्लांट वगैरह लगे हुए थे आयरन एंड स्टील का। ठीक है, यही प्लांट्स वगैरह लगे थे, तो बाकी तो इंडस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो हम विकास कैसे करते? ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो 1950 में क्या होता है, 1950 में क्या होता है, मतलब इंडियन इकोनॉमी में आप जो 1950 टू 1990 में हम यहाँ देखते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, हम देखते हैं 1950 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप होता है। ठीक है, 1951 में क्या होता है, सॉरी 1951 में 5 इयर्स प्लान का एरा जो है वो स्टार्ट होता है। 1948 में इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन पॉलिसी आ जाती है। 1956 में एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देखेंगे कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग हम उस चीज़ को कहते हैं, मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। इस चीज़ को आप समझें। ठीक है, हमारी जो 1950 से और 1990s तक
जो हमारे जितने भी 5 ईयर प्लान्स रहे हैं, ठीक है, वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि हमारा जो हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को हमारी कंट्री की प्रायोरिटीज के हिसाब से हमारी कंट्री के लिए ही यूज किया जाए। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी होगी 1950 से 1990s तक। हम देखेंगे कि फिर 1990s में हमें हमारे रिसोर्सेज या जो हमारा फॉरेक्स था वो एकदम खाली हो चुका था। ठीक है, एकदम खाली हो चुका था। फिर हमें वर्ल्ड बैंक से हमें लोन लेने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने हमारे सामने कुछ कंडीशंस रख दी थी कि यार आप अपनी इंडस्ट्री में ये चीज़ें करोगे, ठीक है, अपने वहाँ पे ये अपनी इकोनॉमी में ये बदलाव करोगे तो हम आपको लोन देंगे, अदरवाइज हम आपको लोन नहीं देंगे। तभी हम जाके देखते हैं कि 1990s के बाद या 1991 में जो है इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है, जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहते हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग पे आप फोकस करेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मतलब है कि देश के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको देश की ज़रूरत के हिसाब से, देश की प्रायोरिटीज़ के हिसाब से देश के लिए बनाया जाए, देश में इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, तो उसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। ठीक है जी। इस इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या थे, दो गोल्स थे। इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या थे, दो गोल्स थे। एक थे लॉन्ग टर्म गोल्स और एक थे शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है, कुछ गोल्स थे। अब आप देखो, लॉन्ग टर्म गोल्स में हम क्या करते हैं कि हम कुछ गोल सेट करते हैं कि हाँ हमें 10 या 20 साल में ये टारगेट अचीव करने हैं। ठीक है, तो ये जो 10 साल या 20 साल का टाइम पीरियड हम खुद को देते हैं उसको हम लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं। और कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फाइनेंशियल बजट आता है, पर ईयर आता है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि कुछ गोल्स सेट करते हैं कि हाँ हम आने वाला जो साल है उसमें इतना इन्वेस्टमेंट फलानी चीज़ में करेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट फलानी चीज़ में करेंगे। या फिर हमारे पहले यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स होते थे। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स में क्या हम करते थे कि 5 सालों के लिए हम एक टारगेट सेट करते थे कि पहले 5 सालों में हम अपने एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, फिर हम अपनी इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे, फिर हम अपने किसी और सेक्टर पे फोकस करेंगे। तो उनको हम शॉर्ट टर्म गोल्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के दो गोल्स थे, क्या, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म्स। लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उसमें क्या था, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, मैंने आपको कहा कि हमारी इंडस्ट्री इसलिए भी जो है compete नहीं कर पाई बिकॉज हमारे यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन नहीं थी। ठीक है, जब वहाँ पे मशीन्स आ चुकी थी, दुनिया के बाकी हिस्सों में मशीन्स आ चुकी थी, हम अभी भी अपने हैंडीक्राफ्ट से काम ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारी इंडस्ट्री में सबसे पहले तो मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी। ठीक है, दूसरा था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिलायंस, अब हमने यहाँ देखते हैं कि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने एक अपनी मार्केट बना के रखा है। ठीक है, मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड्स है। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस का मतलब ये हुआ कि सेल्फ रिलायंस में हमने ये देखना था कि हमारी ही कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो हमारी कंट्री का रॉ मटेरियल है उसको हम खुद ही प्रोसेस करेंगे और अपनी कंट्री में ही उसको सर्कुलेट करेंगे। यानी हमें इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना है। अपने सेल्फ रिलायंस क्या होता है, हमारे जो इनिशियल 7 5 ईयर्स प्लान है, ठीक है, 1950 से 90 तक हमने इसी पे फोकस किया, सेल्फ रिलायंस पे। ठीक है, हमने अपने एक्सपोर्ट्स को, सॉरी इंपोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था, है ना। हमें इंपोर्ट्स नहीं करना है, हमें ब्रिटिश गुड्स नहीं लेनी है, हम खुद ही अपने यहाँ पे चीज़ें बनाएंगे। आज 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 के टाइम में आप देखोगे तो आत्मनिर्भर भारत, है ना, मेक इन इंडिया, कुछ इसी तरह के इनिशिएटिव्स हैं कि हमारी ही कंट्री में चीज़ें प्रोसेस हों, हमारी कंट्री में बने, हमारी ही कंट्री के रिसोर्सेज से। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई खादी का मटेरियल बाहर जाए, ठीक है, और कोई बाहर की कंपनी उन्हीं के कपड़े बना के हमें, जो कपड़ा हम यहाँ पे 100 रुपये का बना सकते थे वो 2000 में बेचे। तो सेल्फ रिलायंस इस चीज़ को कहेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इन दी एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऑब्वियसली चीज़, जब ये दो चीज़ें होंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो हमारा लॉन्ग टर्म में ये था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, इकोनॉमिक अपनी जीडीपी को बढ़ाएंगे। ठीक है, इक्विटी, इक्विटी इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन इन इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इक्विटी का मैंने आपको पहले मतलब कहा ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को हम इक्विटी कहेंगे। आज के टाइम पे भी हम देखते हैं और शुरू से हमने ये देखा कि गरीब गरीब होता है और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होता है। तो ये जो वेल्थ है अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, 9th क्लास में एक चैप्टर है स्टोरी ऑफ पालनपुर, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर स्टोरी ऑफ पालनपुर, उसको आप पढ़ेंगे ना ध्यान से तो आपको ये इक्विटी की चीज़ समझ में आ जाएगी। उस गांव की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पालनपुर करके कोई गांव है, इमेजिनरी गांव है। ठीक है, उस चैप्टर में समझाने के लिए दिया है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है,
जो उस गांव की 10% 90% जो लैंड है वो 10% लोगों के पास है, और बाकी 90% लोगों के पास जो लैंड का हिस्सा वो 10% ही है। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब है कि जो इनकम एंड वेल्थ है वो अपनी पूरी जो पॉपुलेशन है या अपनी पूरी जो कंट्री है या अपने लोग हैं उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, और ये था फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक गोल हमारा ये भी था कि फुल एम्प्लॉयमेंट की जो हमारे पास जो वर्किंग एज ग्रुप है, कम से कम जो हमारा वर्किंग एज ग्रुप है उसको ऐसे एम्प्लॉयमेंट ऐसे कामों में एंगेज किया जाए मीन्स कि जिससे उसका बेसिक नेसेसिटीज पूरी हों। ठीक है, यानी रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप इज एक्चुअली एंगेज्ड इन सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट फुल एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को दी जाए जो वर्किंग एज ग्रुप के अंदर हैं, उनको फुल एम्प्लॉयमेंट दी जाए। रीज़न यही है कि जब हम इंडिविजुअली ग्रो करेंगे, जब हम इंडिविजुअली ग्रो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा देश खुद ब खुद ग्रो करेगा। आपके घर में 5 लोग हैं, ठीक है, और कमाने वाला एक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर की कंडीशन कुछ और होगी। लेकिन जब वही 5 लोग हैं, वो पाँचों लोग कमाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर की कंडीशन कुछ और होगी। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक हमारा गोल था। अब देखते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या थे कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान। जैसे मैंने आपको कहा 5 ईयर प्लान्स होते थे। 5 सालों में हम 5 सालों का एक टारगेट सेट कर देते थे कि हाँ जी ये 5 साल हमारे रहेंगे, सॉरी, हमारे ये 5 साल रहेंगे, इन 5 सालों में हमारे ये टारगेट हैं जिनको हम फुलफिल करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 से 56 में, हमने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया और हमने इतना अच्छे से उसमें हमने जो रिजल्ट्स दिए। ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ था। 1956 से 61 में जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें हमने फोकस किस पे दिया? इंडस्ट्रीज पे फोकस दिया। ठीक है, हालांकि उसकी वजह से इंडस्ट्री पे फोकस देने के चक्कर में जो एग्रीकल्चर में से हमने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया था, तो एग्रीकल्चर में हमें थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़ा था। वो चीज़ें मैं आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, इन इंडिया ग्रोथ एंड इक्विटी आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल द 5 ईयर प्लान्स। ध्यान से देखेंगे, अभी तक हमारे 12 5 ईयर प्लान्स हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसको बंद कर दिया था बिकॉज प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस कर दिया था? नीति आयोग ने। तो फिर उन्होंने 5 ईयर प्लान का सिलसिला जो बंद कर दिया था। लेकिन जो भी हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए पढ़ने हैं, उनका एक बेसिक मोटिव था, बेसिक ऑब्जेक्टिव था। वो क्या था? ग्रोथ एंड इक्विटी। ठीक है, तो इनको हम शॉर्ट टर्म्स गोल कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है। इसी चक्कर में सॉरी इसी सिलसिले में हम देखें इंडियन पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि 1947 में हम आज़ाद हुए, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है 1948 में। ठीक है, जो क्या करता है? इंडियन इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर करता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? अगली स्लाइड में आपको समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया इस रेजोल्यूशन में, इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन में क्या किया कि स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर गिवन इंपॉर्टेंस। ठीक है, कि जो गांव की स्पेशली रूरल एरियाज में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको ज़्यादा बूस्ट करने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आप देखो हमारे पास इतना पैसा ही नहीं कि मैं बड़े बड़े प्लांट इंडस्ट्रियल प्लांट्स इंस्टॉल कर सकूं। तो मुझे ऑब्वियस सी बात है, मुझे फोकस ही उस चीज़ पे करना है कि जो मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो इससे हमारे पास उस टाइम पे क्या था? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो थी, अगर हम उस पर थोड़ा बहुत फोकस करते तो हमारा अच्छा खासा इनकम वहाँ से जनरेट होता। ठीक है, द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसको सेल्फ रिलायंस का मैंने आपको मतलब समझा दिया है कि हम फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट पे या फॉरेन फॉरेन जो भी चीज़ें थी इंपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट पे हम इंपोर्ट पे हम ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। आपके एग्जाम में नहीं भी आएगा, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट कि नहीं आया, इस चीज़ का दुख नहीं है। लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो आप जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ जाएंगे। दिस पॉलिसी लेड डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहली चीज। दूसरी चीज, दिस पॉलिसी इज आल्सो नोन एज द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस पॉइंट को याद रखें, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था जिसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वो क्या है? आईपीआर 1956। आईपीआर 1956 में क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया। इंडस्ट्रीज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया। पहला शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। ध्यान से देखेंगे, शेड्यूल ए में क्या कहा
शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर मतलब जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज यानी प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउड नहीं होगा। इस कैटेगरी में जो भी इंडस्ट्रीज आएंगी, जैसे डिफेंस के रिलेटेड, कम्युनिकेशन के रिलेटेड, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज आएंगी, ठीक है, वो इस शेड्यूल में आएंगी। और इस शेड्यूल में जितनी भी इंडस्ट्रीज आएंगी, ध्यान से देखेंगे, इस शेड्यूल में जितनी भी इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रूल्स, जो है गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, रेगुलेट करेगी, वो कंपनियां ऑन करेगी। यहाँ पे प्राइवेट जो है ओनरशिप अलाउड नहीं है। समझ गए इस चीज को। दूसरी थी शेड्यूल बी, कवरिंग मिक्स्ड सेक्टर। अब गवर्नमेंट देखो इस टाइम पे क्या है, 1948 का भी जो रेजोल्यूशन था उसमें भी जो इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी गवर्नमेंट ओन्ड है, वो प्राइवेट प्लेयर्स को जो है, प्राइवेट प्लेयर को क्या अलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी, जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी, वो सब गवर्नमेंट के अंडर होंगी। शेड्यूल में बी में क्या हुआ, शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्रीज होंगी जहां पे मैक्सिमम गवर्नमेंट का शेयर होगा। ध्यान से समझेंगे इस चीज को, एक्सक्यूज मी। मैक्सिमम शेयर किसका होगा, गवर्नमेंट का, ठीक है। यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज आएंगी, सपोज करो यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज आएंगी वो गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है, प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप अलाउड है, लेकिन उस प्राइवेट इन ओनरशिप के लिए भी क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट सेट करेगी। अभी जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं, जैसे रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट सेट नहीं करती, ठीक है। जैसे मुकेश अंबानी की है, ठीक है, तो उनका अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो इसके रूल एंड रेगुलेशन को देखता है। लेकिन 1956 में ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी और पॉलिसी रेजोल्यूशन था, इसमें क्या कहा कि शेड्यूल बी में, या कहने का मतलब कि जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट गवर्न करेगी, ठीक है। तो शेड्यूल बी में वो इंडस्ट्रीज थी, एक तो गवर्नमेंट भी थी, ठीक है, गवर्नमेंट भी थी, प्राइवेट भी थी, लेकिन प्राइवेट वाली इंडस्ट्रीज उनको सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, और रूल्स एंड रेगुलेशन उसके भी कौन सेट करेगा, गवर्नमेंट सेट करेगी। तीसरा था शेड्यूल सी, ओनली प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो सी है ओनली प्राइवेट, इस शेड्यूल में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट प्लेयर्स थे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आगे एक है कार्वे कमेटी। कार्वे कमेटी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको भी हम इसके साथ लिंक करेंगे। कार्वे कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसने क्या कहा था, इज आल्सो नोन एज द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, जो 1955 में बनी थी, ठीक है। रेजोल्यूशन एक्ट, ये जो आईपीआर 1956 कब है, 56 में आता है, और ये कमेटी कब बनती है, 1955 में। इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, इट वाज सेट अप टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ यूटिलाइजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट में मतलब हमारे पोटेंशियल को देखने के लिए, पोटेंशियल को जानने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने कहा था कि कुछ इंडस्ट्री जो मतलब कि समाज जो हमारी कुछ शेड्यूल जो ये सॉरी जो हमारी इन 3 शेड्यूल्स में इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए जो रूरल एरियाज पे फोकस करें, जो हमारे रूरल एरियाज पे फोकस करें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इन रिकमेंडेशन को मानते हुए कुछ इंडस्ट्रीज जो रूरल एरियाज में थी, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे भी लगाई, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी लगाई, या कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिए, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिए। उन प्रोडक्ट्स को जो रिजर्व किए गए हैं उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, उनको इन तीनों में से आने वाला कोई भी शेड्यूल उनको नहीं बना सकता। मान के चले कि जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो अगरबत्ती है, जो अपने घर में यूज करते हैं, अगरबत्ती है, उसको सिर्फ यही इंडस्ट्री जो है, यही इंडस्ट्री के लोग बनाएंगे, ठीक है, इसी फैक्ट्री में बनेगा या यही लोग बनाएंगे, ठीक है, वो रिजर्व है इन्हीं के लिए। तो इसको क्या है, ये वाले लोग नहीं बना सकते। अब इसका ये एक पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इसमें नेगेटिव इसमें ये चीज थी कि देखो, जब गवर्नमेंट हर चीज में अपनी टांग अड़ाएगी, हमारी इंडस्ट्री अभी भी डेवलप नहीं कर रही है, क्यों, बिकॉज गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है। या तो गवर्नमेंट की इंडस्ट्री होंगी, ठीक है, या प्राइवेट प्लेयर्स को जो है अलो नहीं किया जा रहा, और अगर प्राइवेट प्लेयर्स को अलो भी किया जा रहा तो उनके ऊपर भी इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, जो उनको फॉलो करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी इंडस्ट्री इतनी खास कुछ डेवलप नहीं होगी। 1956,
ठीक है, 1956 को आप यहाँ पे भी देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान भी आने वाला है। तो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान ऑब्वियस सी बात है किसके ऊपर फोकस करेगा, इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसको थोड़ा लास्ट स्लाइड में मैंने रखा है। आप देखिए इकोनॉमी, अब मैं कहूँ कि इकोनॉमी की कितनी टाइप्स होती हैं, तो इकोनॉमी की कितनी टाइप्स होती हैं उनको जानने के लिए आप अपने माइंड में अगर 3 क्वेश्चन सेट करेंगे और उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे या उनके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी की क्या इकोनॉमी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, हाउ दी शुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, पहले तो ये होगा कि कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी कंट्री में प्रोड्यूस की जाएंगी, फिर कैसे प्रोड्यूस की जाएंगी, और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगर हम 3 चीज़ों के जवाब, कोई मतलब कोई भी सोसाइटी है जब इन 3 चीज़ों के जवाब देगी तो हमें पता चल जाएगा कि उस सोसाइटी की इकोनॉमी क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या हो गया कि मतलब आप देख लीजिए कि आपके कंट्री में क्या क्या चीज़ें बनेंगी, कैसे बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी मीन्स कि उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। ठीक है, और उसमें क्या क्या मतलब कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये कैसे बनेगी, और फिर जब वो बन गई तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर सबसे पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी को देखेंगे, तो सोशलिस्ट, मैंने 3 सवाल आपको बताया, क्या बनेगा, ठीक है, किसके लिए बनेगा, कैसे बनेगा और किसके लिए बनेगा। जब इन तीनों चीजों के जवाब गवर्नमेंट देती है, जब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा और किसके लिए बनेगा, तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी। वहीं पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, अगर ये तीनों चीजें जो है वो मार्केट डिसाइड करेगी, ये तीनों चीजें अगर मार्केट डिसाइड करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और अगर हम देखते हैं कि अगर इन तीनों सवालों का जवाब अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके दे रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया की इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों मतलब इकट्ठे चलते, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। मतलब ये है कि जो बेसिक नेसेसिटीज है मेरी, ठीक है, जैसे मेरी बेसिक नेसेसिटी क्या है, फूड, एजुकेशन। ठीक है, फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये मेरी कुछ बेसिक नेसेसिटीज है। अगर गवर्नमेंट इन सभी चीजों को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, इन सभी चीजों की देख रेख कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं होता। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अब देखो, मुझे फूड की ज़रूरत है, मुझे फूड की ज़रूरत है, आपको फूड की ज़रूरत है, किसी को भी फूड की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यह है कि आप उसको कमाएं, आप उसको कमाएं। लेकिन अगर आप उसको कमा नहीं सकते तो फिर गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करे। आप देखते होंगे कि हमें बहुत मतलब अभी भी राशन मिलता है, कुछ सब्सिडीज़ पे राशन मिलता है, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। वो क्यों मिलता है, क्यों मिलता है, बिकॉज गवर्नमेंट उन चीज़ों की टेक कर करती है कि ठीक, चलो ठीक है यार, ये थोड़ा गरीब तबका है, ये चीज़ें अफोर्ड नहीं करता, तो इसको हम दे देते हैं। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिंपल सी चीज़ होती है, बाई इफ़ यू अफोर्ड। ठीक है, मेरे पास ऑल्टो भी है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये बोलती है, कैपिटलिस्ट ये बोलते हैं कि मेरे पास इकोनॉमी भी है, मेरे पास सॉरी ऑल्टो भी है, मेरे पास मर्सिडीज भी है, जो तुम ले सकते हो, तुम्हारी औकात है, तुम खरीद लो। ठीक है, उसको नहीं, उसको वो ये चीज़ नहीं देखेगी कि हाँ यार इसकी फैमिली ऑल्टो में नहीं आएगी, ठीक है, इसको कोई बड़ी गाड़ी चाहिए, वो ऐसा नहीं देखेगी। वो कहेंगे कि भाई तुम्हारे पास, तुम जो अफोर्ड कर सकते हो तुम वो ले लो। तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग, कि क्या बनाना, गवर्नमेंट को पता होता है कि मेरी जनता को किस चीज़ की जरूरत है। ठीक है, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यही होता है कि बाई इफ यू अफोर्ड। ठीक है, तुम खरीद सकते हो तो खरीद लो। ठीक है जी, ये चीज़ होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आप देख लीजिए, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर अब हमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है, डेवलपमेंट की ज़रूरत है। हमने देखा 1956 तक हमने देखा हमारी इंडस्ट्री आज़ादी के बाद भी डेवलप नहीं कर रही है। वो क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि इंडस्ट्री का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपने पास लेके रखा हुआ है, सारा का सारा अपने पास लेके रखा हुआ है। अब देखिए, हम देखते हैं कि 1990 से पहले, ठीक है, हमारे यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के नाम पे BSNL था।
या एयर इंडिया था, ठीक है, एयर इंडिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ ये 2 ही चीज़ें हैं, ठीक है? टेलीकॉम में सिर्फ बीएसएनएल ही है और एविएशन में सिर्फ एयर इंडिया ही है। तो वो थोड़ी डेवलप करेगा, अनलेस अंटिल उसको कंपटीशन मिलेगा, ठीक है? लेकिन जब हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइज़ेशन होती है, तो प्राइवेट प्लेयर्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, तो एयर इंडिया को के साथ-साथ हमारे पास आप एविएशन में, सिविल एविएशन में आप देखते हैं बहुत सारे जैसे किंगफिशर, फलाना-ढिमकाना, ये वो बहुत सारी कंपनियाँ आ जाती हैं। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है और ज़्यादा सुविधाएँ मिलना शुरू हो जाती हैं। वैसे ही क्या होता है कि सरकार ने कहा कि चलो यार ठीक है, मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनने कैपिटलिस्ट को बोल दिया, मार्केट को बोल दिया, प्राइवेट प्लेयर्स को बोल दिया कि ठीक है यार, तुम एक काम करो, हॉस्पिटल भी बनाओ, स्कूल भी बनाओ। अब ये हॉस्पिटल जो प्राइवेट प्लेयर ने बनाया, तो सबसे पहली चीज़ तो उसकी ये है कि आपको हेल्थ केयर तो देगा ही देगा, लेकिन उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट। मार्केट को क्या चाहिए? मार्केट को प्रॉफिट चाहिए। वो आपको अच्छी एजुकेशन देगा ही देगा, लेकिन उसको चाहिए फीस, ठीक है ना, प्रॉफिट। अब आज के टाइम पे आप प्राइवेट स्कूल में जाते हो, तो वहाँ पे 10,000 से कम किसी स्कूल में फीस नहीं होती, ठीक है? मतलब आप केजी क्लासेस में या किंडरगार्टन में अपने बच्चों को डालोगे तो इतनी हैवी फीसेस हैं। लेकिन अब हर कोई बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। हर कोई बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज नहीं करवा सकता, हर कोई बंदा अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि चलो ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तुम्हारे पास जाएं, और जो नहीं कर सकते उसके लिए तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। आज के टाइम पे हम देखते हैं तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अब भी आज की डेट में 2022 में बहुत विकसित हो चुके हैं, ठीक है, बहुत विकसित हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है जी, अगर तुम्हारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी ये कहती है कि ठीक है, तुम जाओ प्राइवेट के पास, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट आप उस चीज़ को अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल तो है ही है, हम आपको हेल्थ केयर देंगे, ठीक है। स्कूल्स की एग्जांपल देते हैं कि अगर ठीक है तुम अफोर्ड कर सकते हो, 1 लाख अपने बच्चे की फीस अफोर्ड कर सकते हो, तो चले जाओ प्राइवेट स्कूल में। बट अगर नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने देंगे, उनको आने दो हमारे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारे इंडिया में मॉडल है इकोनॉमी का, वो कौन सा फॉलो होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो आई होप ट्रेड पॉलिसी को चलो हम कल देखेंगे। आई होप, मुझे लग रहा है वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से समझा है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ समझ चुके होंगे, ठीक है। आपको इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत समझ बेस बन गया होगा, और आने वाले टाइम में इकोनॉमी क्या होने वाली है, ठीक है, या जो भी क्लासेस होने वाली हैं उनको आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे? पहले तो हम देखेंगे, अभी हमने पढ़ा 1990, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 में हमारी इकोनॉमी की क्या हालत थी। कल के लेक्चर में हम देखेंगे 1947 से, ठीक है, 1947 से 1990 तक हमारी इकोनॉमी की क्या हालात थे। तो उसके बाद हम 5 ईयर प्लान्स वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो हमारी इकोनॉमिक्स विद इन 5-6 लेक्चर्स में मैं कंप्लीट कर दूंगा, जितनी एक हमारे लिए जेके एसएसबी के लिए ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शन में जाना है, आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या फर्दर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अभी मेरे पुराने बहुत सारे वीडियोस थे, ठीक है, जिस पे अच्छी खासी रीच थी, मेरी अच्छी खासी ऑडियंस थी, लेकिन पिछले 3-4 साल से मैं इनएक्टिव होने के कारण अब तो व्यूज़ भी नहीं आते। तो उस टाइम पे मुझे बच्चे कहते थे कि सर आप बहुत तेज़ बोलते हो, ठीक है। तो आज के टाइम पे तो तेज़ बोलना ज़रूरी है ना? इतना टाइम किसी के पास नहीं है। लेकिन चलो, अ, ये जो भी मटेरियल है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैं फर्दर कोशिश करूँ, अगर ये आपको ये पीडीएफ नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम एक टेलीग्राम चैनल भी बना लेंगे, वहाँ पे ये सारे नोट्स वगैरह शेयर कर दिए जाएंगे आपके साथ। और क्या करना है आपको, एक्सीलेंस स्टडीज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है जी। थैंक यू, बाय बाय।